अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। आज हम फिर से एक और टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे वंस अगेन विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। लास्ट वाली जो हमने टाइट्रेशन करी थी उसमें हमारा मेन जो पर्पस था वाज टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी। टुडे विल बी लुकिंग एट हाउ टू फाइंड आउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आज एक तरीका देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, फिर इंशाल्लाह रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी मैं एक और दफा जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। तो उसमें मैं मजीद डिटेल में बता दूंगा कि यार जो दो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कैसे अप्लाई किया जाता है, उनको फिर कैसे किया जाता है। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इट्स अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। नाउ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल को चेंज करूंगा इस हवाले से कि आई एम नॉट गोइंग टू बी यूजिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटीज जो इधर मेंशन थी या पीछे उधर स्पेशल इंस्ट्रक्शन में मेंशन थी, क्योंकि मुझे ये सॉल्ट नहीं मिली हाइड्रेटेड वाली, तो आई हैड टू प्रोड्यूस दिस माई सेल्फ। एंड आई एम लिटिल जो है वो स्केप्टिकल अबाउट द रिजल्ट्स, कुछ ना कुछ उसमें खराबियां आई हैं। ठीक है, तो विल सी कि अगर जो मुझे सॉल्ट बनानी थी वो बनी या नहीं बनी या कुछ और बन गया है, तो विल सी दैट। बेसिकली आई एम गोइंग टू टेस्ट कि मैंने जो सॉल्ट बनाने की कोशिश करी क्या वो बनी या नहीं बनी। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी द प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, बट एक तरीके से समझ लो कि मेरा भी एक टेस्ट हो जाएगा कि भाई मुझे सॉल्ट्स बनाने की तमीज है या नहीं। ठीक है, तो ये है और बाकी बेसिक टाइट्रेशन है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू इट। अच्छा, सो नाउ वी नीड टू ट्रांसफर जो भी हमें ये प्रोवाइड किया गया है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, टू 250 cm बीकर, और हमने मास जो है वो रिकॉर्ड करना है। स्टेप्स वही होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पुराने वाले प्रैक्टिकल में। जस्ट टर्न इट ऑन। अगर ये जीरो रीडिंग डिस्प्ले नहीं कर रहा हो अभी, तो आपने टेयर या जीरो वाला बटन वॉट एवर देर इज ऑन योर मास बैलेंस वो दबाएंगे आप, और इसको रख लें। ठीक है, इसका मास आप मेजर कर लें। दिस इज वर्किंग आउट टू बी 5.61। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट एंड ट्रांसफर ऑल ऑफ दी सोडियम कार्बोनेट इनटू अ 250 cm बीकर एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और जितना ट्रांसफर हो सकता था वो कर दिया, और बाकी इसका हम दोबारा से मास ले लेते हैं। इट्स कमिंग आउट टू बी 2.82। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके वील बी एबल टू जो है वो कैलकुलेट कि हमने कितना मास जो है वो ट्रांसफर किया। अच्छा, बहरहाल नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि वी नीड टू ऐड 100 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द बीकर। ठीक है, 50 cm³ मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करना है और 100 cm³ ऑफ वाटर जो है वो ऐड करना है। प्रीटी बेसिक स्टैंडर्ड स्टफ है, इसमें कोई भी ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ होगा आपको 50 cm³ का। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि भाई 50, लाइक इफ यू हैव टू मेजर 50 cm³ इन दिस, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती बैठ के बिल्कुल एग्जैक्टली 50 cm³ मेक श्योर करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल ही इसलिए किए जाते हैं जब आपको रफ वॉल्यूम्स निकालने होते हैं, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालने होते हैं। इट डज नॉट मैटर आपने 50 से एक दफा थोड़ा ज्यादा डाल दिया, एक दफा 50 से थोड़ा कम डाल दिया, अप्रोक्सीमेटली 100 करना है। ठीक है, और मेजरिंग सिलेंडर्स आर नेवर यूज्ड, दे आर नेवर यूज्ड टू वर्क आउट या टू गेट एग्जैक्ट वॉल्यूम्स, कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो जब भी ऐसा होगा ना, जब भी आपने जो है वो अप्रोक्सीमेटली 100 cm³ डालना, अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जाम्पल 50 cm³ डालना है। ठीक है, जब भी अप्रोक्स वॉल्यूम से वर्क करना है तो यू विल बी यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। ओके, तो मैं 50 cm³ जो है वो इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, वंस अगेन अप्रोक्सीमेटली है तो इट्स नो प्रॉब्लम। अभी आप देखें आई हैव एडेड लिटिल बिट मोर देन द 50 cm³ मार्क, कोई मसले की बात नहीं है। ये मैं पानी ट्रांसफर कर देता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड 50 cm³ हल्का सा और। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम डालूंगा, ठीक है, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए जो मैंने ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। दिस इज 100 cm³। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू स्टिर इट अप। ठीक है, और जो है वो मैंने क्या कहते हैं, मेक श्योर करना है सॉलिड डिजोल्व करना है। ठीक है, नाउ माय एक्सपीरियंस विद दिस सॉल्ट बिफोर इज के ये सही तरह से डिजोल्व नहीं करती, इतनी अच्छी डिजोल्व नहीं करती। तो थोड़ा सा आपको स्टीयरिंग में थोड़ा सा हो सकता है जान लगानी पड़े, बट मेक श्योर द सॉलिड इज कम्प्लीटली डिजोल्व, सॉलिड का हल्का सा भी पार्टिकल्स जो है वो पीछे ना रह जाए। जस्ट गेट योर ग्लास रॉड और इसको स्टिर कर लें। ठीक है, अगर सॉलिड को ब्रेक करना पड़ रहा है तो ब्रेक कर लें। ठीक है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, इसको मेक श्योर कर लीजिएगा अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए। दूसरी बात यह है, जो भी चीज इस्तेमाल करें, जैसे ग्लास रॉड अब इस्तेमाल कर चुके हैं, हो सकता है आपने इसका बाद में सोल्यूशन बनाना, तो ग्लास रॉड को रिमूव मत कीजिएगा बीकर में से, बीकर में ही रहने दीजिएगा, बिकॉज बाद में हमें वॉशिंग वगैरह ऐड करनी होती है। सो वी रिकॉर्डेड द कंटेनर का मास प्लस FV1 का मास एज 5.61। योर डेसिमल प्लेसेस आर करेक्ट एंड the grams, the units is already mentioned with the heading। ठीक है, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर जो था वो था 2.82। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आया, हमारे पास 2.79 ग्राम्स आया। ठीक है,
मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछा हुआ भी है, तो हम इसको लिख भी लेते हैं 2.79 ग्राम्स। अच्छा, सो सैडली जो है वो पुराना वाला शॉट जो था हमारा इस बारे में, वो कट हो गया है। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मैंने क्या किया। मैंने जो था वो बीकर की जो भी था उस बीकर में मैंने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। मेक श्योर करते हुए कि भाई जो ग्लास रॉड है वो मैं रिमूव ना करूं, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने दोनों को वॉश करके विद डिस्टिल वाटर उसकी वॉशिंग भी डाल दी। एक दफा ही वॉश किया, ज्यादा वॉश नहीं किया क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन नहीं था। दूसरा ये मैं बता रहा था कि बाकी आपने बस उसको स्टॉपर लगा के आपने शेक कर लिया, दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, फर्दर जो है जो दो तीन बातें मैंने बोली थी वो ये थी कि लोअर मेनिस्कस देखेंगे एज ऑलवेज। अलाइन करने के लिए कलरलेस लिक्विड को आप उसके लोअर मेनिस्कस तक देखोगे। और दूसरा जो है वो ये है कि मैंने कहा था कि अगर कोई एरर हो जाए आपसे, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे मिस्टेक हो गया, आपने हल्का सा पानी ज्यादा डाल दिया वॉल्यूमेट्रिक क्लास में, तो उस वक्त इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू ऑन विद योर प्रैक्टिकल। इतना इशू की बात नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली योर रिजल्ट्स विल स्टिल कम आउट प्रीटी क्लोज, तो यू विल गेट द मार्क्स। तो इफ इट्स अ स्मॉल एरर, पैनिक होने से ज्यादा बेटर यही है कि आप अपना प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट करो। डू नॉट पैनिक, होती हैं गलतियां, सबसे हो जाती हैं। डू नॉट पैनिक, ट्राई टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल। ठीक है। अच्छा, बाकी अब मैंने ये बना लिया है सोल्यूशन, ठीक है। और मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। सो आई होप उसमें इतना इशू नहीं होगा। बाकी जो है अब हमने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। आई नीड टू गेट 25 cm³ आउट ऑफ दिस इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। वही प्रोसीजर है। इसको अगर मैं HCl के लिए इस्तेमाल करूंगा, पिपेट को अगर मैं एस के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो इन दोनों से वॉश भी करूंगा। ठीक है, दैट्स द सेम प्रोसीजर। मैं सारा सेटअप करके रख लेता हूँ, एंड देन लेट्स डू द टाइट्रेशन। अच्छा, सो आई एम डन विद जो है वो फिलिंग द ब्यूरेट, और मैंने इसमें भी 25 cm³ का पोर्शन डाल दिया है। अच्छा, नाउ अभी हमारे पास जो इसमें है वो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड अब इसका जो कलर होना चाहिए वो येलो आना चाहिए। ठीक है। आई एम गोइंग टू वंस अगेन ऐड इनफ ड्रॉप्स कि भाई मुझे येलो कलर जो है वो वाज़ेह तौर पे दिखे। सो दिस इज येलो, ठीक है, येलो ही होना चाहिए है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू बी रनिंग द एसिड, ठीक है। हम एसिड जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में रन कर रहे होंगे। सो बेसिकली मिथाइल ऑरेंज विल गो फ्रॉम येलो, ऑरेंज होता हुआ, और फिर जो है वो इवेंचुअली रेड होगा। नाउ मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड होता है एसिड में, और बेसिक पीएचएस में इट्स टिपिकली येलो। ठीक है। तो ये होता है हमारा जो क्या कहते हैं मिथाइल ऑरेंज का चेंज। नाउ जो हमने इससे पहले वाला प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किया था उसमें हम रेड से येलो की तरफ गए थे। तो अब रेड से जब जा रहे थे तो ऑरेंज पे रोकने का कोई फायदा नहीं था, बिकॉज ऑरेंज के शेड का नहीं पता था हमें कि ऑरेंज का कौन सा शेड है जिसमें हमें रोकना चाहिए। तो इसलिए हम येलो पे रुके। हम इधर जो है वो हम इधर ऑरेंज पे ही रुकेंगे। जब हम एक ऑरेंज कलर देखेंगे ना, डिस्टिंक्टिव होगा, वो कंप्लीटली नजर आ रहा होगा इसमें अब येलो का कोई पोर्शन नहीं है, इसमें ऑरेंज ही हो चुका है पूरा। नाउ विल स्टॉप ऑन दैट, हम रेड तक नहीं जाएंगे पूरा, ठीक है। विल स्टॉप ऑन दी ऑरेंज व्हेन वी गोइंग फ्रॉम येलो टू दिस, ठीक है। बाकी हम अपनी इनिशियल ले लेते हैं। वंस अगेन लोअर मेनिस्कस रीड कर लीजिएगा। तो दैट इज 4.8, ठीक है। 4.8 इज दी जो है वो हमारी इनिशियल वॉल्यूम, और हम जो है वो अपनी रफ टाइट्रेशन जल्दी से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कम क्लोज, ठीक है। मैं जरा ये रीडिंग ले लूं क्या थी। दिस इज 27.25 लग रही है, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक दैट। अच्छा, ये भी होता है ब्यूरेट में, मतलब हम जो है वो 2 डेसिमल प्लेस से रिकॉर्ड करते हैं। यू कैन इंटरपोलेट बिटवीन, तो आप 0.05 तक जा सकते हैं CM³ के। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस शेड ऑफ ऑरेंज, ठीक है। दिस इज द एंड पॉइंट। सो दिस इज द ऑरेंज का शेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब हम रेड तक नहीं जाके रुकेंगे, हम यहीं पे ही रुक जाएंगे, ऑरेंज के शेड पे रुक जाएंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम येलो, और फिर ये ऑरेंज, ये वाला शेड जब आएगा क्या सब यहाँ पे स्टॉप कर जाओगे। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, जब आप येलो से रेड की तरफ जा रहे होगे तो आपने इस ऑरेंज शेड पे रुक जाना है। तो ये हमने रफ टाइट्रेशन परफॉर्म कर लिया है। अब और तो कुछ इसमें सीखने का नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू माय फाइन टाइट्रेशंस जल्दी से, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द कैलकुलेशंस। अच्छा, देन वी परफॉर्म्ड अ रफ टाइट्रेशन। रफ टाइट्रेशन में हमारे पास जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था दैट वाज 4.8, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे आप ब्यूरेट की कोई भी रीडिंग, तो 4.80 हो गया। दिस वाज 27.25, ठीक है। यू माइट बी लाइक सर आपने 27.25 कैसे करा, 27.2 होता है तो 27.3 होता। लेकिन बेसिकली जो रीडिंग थी वो 27.2 और 27.3 के बीच में आ रही थी। तो मैंने इंटरपोलेट कर लिया, मैंने कहा यार 27.25 हो, इट्स कंप्लीटली ओके, दिस इज नॉट डिसअलाउड। ये कोई गलत बात नहीं करी है मैंने, कोई चीटिंग नहीं करी, ठीक है। तो डोंट बी ये कि ये कैसे हुआ, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली ओके।
अच्छा, लेट्स वर्क आउट आवर रफ टाइटर, वेयर डिड द कैलकुलेटर गो। अच्छा ये रहा। So 27.25 minus 4.80, that is working out to be at 22.45. So 22.45 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है हमारे पास। फिर जो है मैंने टाइट्रेशंस परफॉर्म करी थी। द फर्स्ट फाइन टाइट्रेशन आई स्टार्टेड ऑफ एट 1.00 एंड दिस वर्कड आउट टू बी एट 23.4। तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ रहा था वो आ रहा था 22.4। ठीक है। फिर मेरे पास जो मेरी सेकंड टाइट्रेशन थी उसमें मैंने जो है वो 23.40 से स्टार्ट किया था। सॉरी, ये सेकेंड डेसिमल से लिखेंगे आप। 46.20 पे मैंने एंड किया और मेरी फाइनल आ रही थी 22.80। नाउ क्योंकि कॉन्कॉर्डेंट नहीं आई तो मुझे एक थर्ड टाइट्रेशन करनी पड़ी। दिस वाज 3.30, दिस वाज 25.80 एंड दिस वर्क्स आउट टू बी 22.50। अब मेरे पास कॉन्कॉर्डेंट आ गई पहली और तीसरी, तो मैं जो है वो इनको टिक कर लेता हूँ कि मैं इन्हीं को इस्तेमाल करूंगा फॉर माई टाइट्रेशन, फॉर मेरे आगे की कैलकुलेशंस। तो दीज आर द थिंग्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो एक वैल्यू ऑब्टेन करनी है जो मुझे कैलकुलेशन इस्तेमाल करनी है। तो लेट्स जस्ट डू दिस क्विकली। 22.40 प्लस 22.50 डिवाइड बाई 2, द आंसर इज गोइंग टू बी 22.45 cm क्यूब, राइट। बेसिक बेसिक है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को आपको निकालना है कि भाई आपकी एवरेज क्या है, तो आपने एवरेज निकाल ली, इजी पीजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो 22.45 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, नाउ स्टार्स आर वर्किंग। Show your working appropriate significant figures in the final step to each step of your calculations. Calculate how many moles of HCl were present in the volume of Fb2 calculated in B. हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.200 थी। ठीक है। So to work out the moles, it's pretty easy peasy. Moles equals to concentration into volume, right? You know the concentration, you know that was 0.200 multiplied by the volume. The volume is what you worked out, ये आपका टाइटर है FB2 जो आपने इस्तेमाल किया 22.45। और ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, सो इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा ताकि आपको आपके मोल्स मिल जाए। तो 22.45 इंटू 10⁻³ इंटू 0.200, आई एम गेटिंग 4.49 इंटू 10⁻³ 3 सिग्निफिकेंट ही रख रहा हूं बिकॉज दिस इज 3 सिग्निफिकेंट, वो 4 सिग्निफिकेंट हम लोअर सिग्निफिकेंस से लेके चल रहे हैं। सो 4.49 इंटू 10⁻³ Calculate how many moles of Na2CO3.xH2O were present in 25 centimeter cube of the solution of Fb1. You know it is a 2:1 का ratio, right? So that means that इसके जो है वो आधे होंगे Na2CO3, right? So करना चाहो तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो, वरना जो है वो डायरेक्ट भी हाफ से जो है वो मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो कि भाई मुझे इतनी आती है केमिस्ट्री। तो इट्स टोटली अप टू यू। सो दिस इज 1:2, दिस इज 4.49 इंटू 10⁻³ दिस इज x। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना आपको नजर आ रहा है आपने सीधा सीधा जो है वो डिवाइड बाई 2 करना है अपनी वैल्यू को, तो आपके पास x आ जाएगा दैट इज 2.245 इंटू 10⁻³ वंस अगेन 3 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं हम इसको, तो 2.25 कर लेते हैं इंटू 10⁻³ देन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट 250। 250 का मतलब क्या है, 25 से 250 जा रहे हैं तो मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। बट वंस अगेन यू कैन परफॉर्म द यूनिटरी मेथड। भाई मुझे पता है कि 25 cm³ में मेरे पास जो है वो 2.25 इंटू 10⁻³ थे। मुझे अब ये मालूम करना है कि मेरे पास 250 cm³ में कितने, राइट। सो आप चाहे मल्टीप्लाई बाय 10 डायरेक्टली कर लें या यूनिटरी मेथड लगा लें, दोनों से आंसर एक ही आएगा because the essence of the working is same. So 2.25 into 10⁻³ multiplied by 10, that is obviously 2.25 into 10⁻²। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2.25 into 10⁻²। मैंने पता नहीं कैलकुलेट क्यों किया। So 2.25 into 10⁻², easy peasy। फिर कह रहे हैं यूज द मास ऑफ Fb1 यू दैट यू वेड आउट टू कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ दिस। अच्छा, अब बेसिकली ये जो हम आज जो कर रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें जो हम क्या करते हैं, हमारी जो वर्किंग है इस वाले में वो ये है कि हम मोल्स निकाल लेते हैं अपनी सॉल्ट के, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट थी, और हमें मास तो पहले से पता ही है, वी ऑलरेडी नो द मास ऑफ दैट सॉल्ट, राइट। वहां तो हमने खुद जानबूझ के जो हमें पता है वो हमने ट्रांसफर किया है।
So we can work out the MR of this compound. And if we know the MR, then it's just simple algebra, आप फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, वो भी मैंने इंक्लूड किया है, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंशाल्लाह जब मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वहां पे मैंने फर्दर जो है वो एक बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो प्लान करी हुई है। वहां पे मैं आपको वाटर प्रेशराइजेशन के दोनों मेथड सेपरेटली अच्छे तरीके से डिस्टिंक्टिवली क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो आज हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने मास हमें पता है, वी वर्कड आउट द मोल्स थ्रू ऑब्वियसली टाइट्रेशन। मास और मोल्स की मदद से एमआर निकालेंगे, एमआर निकालने के बाद फिर अलजेब्रा करेंगे और इस एक्स की वैल्यू को ढूंढेंगे। So let's work out the MR. MR कैसे निकलेगा? अच्छा, you all know moles equals to mass divided by MR, right? So that means that MR is equivalent to mass divided by the moles. So mass कितना था? Let's work it out. बल्कि निकाल लेते हैं कि ये हम पहले निकाला था 2.79. 2.79 was the mass divided by 2.25 into 10 to the power minus 2. So ये क्या आ रहा है हमारे पास? 2.79 divided by 2.25 into 10 to the power minus 2. So this is working out to be a 124. ठीक है, 124 आ रहा है, आप इसको 124 लिखें या आप इसको 124.0 लिख दें। एमआरस जो होते हैं, एमआरस या एआरस व्हाटएवर दैट इज, वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखे जाते हैं, राइट? सो इट्स कंप्लीटली ओके, आप 1 डेसिमल प्लेस तक इसको 124.0 लिख सकते हैं। नाउ अब हमने क्या करना, बल्कि हमारे पास आ गया है तो हम इसको 124.0 लिख लेते हैं। फर्दर अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है। इजी पीजी है, मुझे पता है भाई 124 का अगर मेरे पास एमआर है, इफ आई नो दैट दिस इज 124 का एमआर, तो वो कहां से आया? 2Na है उसमें, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 23। एक कार्बन है यानी 12 फॉर द कार्बन, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 फॉर द ऑक्सीजन। फिर आप चाहें तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि पानी जितने भी है उससे मुझे एक्स मल्टीप्लाई करना है। सो पानी का क्या होता है एमआर? पानी का जो एमआर होता है वो होता है 16 प्लस 2, 18, राइट? सो द एमआर ऑफ वाटर इज 18। सो आई नो दैट पानी कितना एमआर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? पानी जो है वो 18 एक्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। 18 multiplied by x, that is the contribution of water in the MR of this compound. ठीक है? And now you just have to do simple algebra and work out the value of this. So 124 minus 46 करेंगे हम, minus 12 करेंगे, minus 3 into 16 करेंगे हम, तो हमारे पास 18 आ रहा है। 18 डिवाइड बाई 18, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेंशन कर रहे हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल 1.01 या 1.23 आ रहा होता या 1.56 आ रहा होता, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, दिस एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी होल नंबर, इट कैन नॉट बी अ डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि भाई मेरे पास जो है वो, मेरी सॉल्ट में जो है वो 1 है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट, जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि ये जो सॉल्ट थी वो मैंने खुद बनाई थी, बिकॉज आई कुडंट गेट माय हैंड्स ऑन दी हाइड्रेटेड वर्जन। एक्चुअली में जिस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होनी थी, दैट वाज सपोज्ड टू बी Na2CO3 डॉट 10H2O, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये 10H2O वाली ही मिलेगी। बट इट वाज जस्ट अ टेस्ट फॉर मी एज वेल कि भाई मैं कितनी अच्छी सिंथेसिस करता हूँ। ये जो होता है ना, दिस इज नोन एज द डेकाहाइड्रेट ऑफ योर सोडियम कार्बोनेट। डेका मतलब 10, पानी है इसमें, राइट? अनफॉर्चुनेटली मैंने जो बनाया उसमें जो है वो सिर्फ एक ही पानी था, it was the monohydrate of sodium carbonate, right? Now it does not mean कि मेरा प्रैक्टिकल पूरा खराब हुआ या कुछ भी ऐसा, it's just that my practical is for the monohydrate version of that. Nothing changes, no calculation changes, ये जो हमने वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। आपके उसमें फिर यहाँ पे एमआर बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा होता, and then you would have worked out, और आपके पास आती तो आपके पास 10 की वैल्यू ही आती। मेरे पास जो है वो, क्योंकि मेरी ये मोनोहाइड्रेट बनी, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट बीइंग अ मोनोहाइड्रेट। बेसिकली होता ये है कि डेकाहाइड्रेट इज नॉट वेरी स्टेबल, ये रूम टेम्परेचर से अबव अप्रोक्सीमेटली ये मोनोहाइड्रेट में खुद ही तब्दील हो जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ है कि पड़े पड़े ये डेकाहाइड्रेट से भाईजान जो है वो खुद ही मोनोहाइड्रेट बन गए, या फिर जो है वो मैंने को जब क्रिस्टलाइज करते हुए हीटिंग करी है तो हो सकता है मैंने उसको उसी वक्त उसी दौरान जो है वो डेकाहाइड्रेट से बेचारी को मोनोहाइड्रेट में तब्दील कर दिया और मैंने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, राइट? सो इट इज वैलिड, कोई इसमें गलती नहीं है। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई वाटर क्रिस्टलाइजेशन ढूंढना बहुत आसान है। आप मास मालूम कर लें, मोल्स निकाल लें, एमआर निकालें, अलजेब्रा कर लें, वाटर क्रिस्टलाइजेशन पता चल जाएगा। और दूसरी कंक्लूजन ये निकलती है कि सर आपको जो है वो
जो है वो अपनी मेहनत करनी होगी ये अपनी सॉल्ट्स बनाने की टेक्निक्स पे, क्योंकि सर आपकी जो है वो बहुत ही गंदी सॉल्ट बनी। खैर बहरहाल, the error in a single burette reading is plus minus 0.05 centimeter cube. What is the percentage error in the titer volume calculated in B? अच्छा जी, सो हमने जो है वो टाइटर वॉल्यूम में करनी है कैलकुलेट। कहाँ से करेंगे हम, एक सेकेंड। हमने क्या निकाला था टाइटर वॉल्यूम, हमने निकाला था 22.45, राइट। सो वी जस्ट नीड टू वर्क इट आउट। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एरर इन अ सिंगल ब्यूरेट रीडिंग इज प्लस माइनस 0.05। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अब आपने जब आप टाइटर लेते हैं तो आप दो रीडिंग्स लेते हैं, राइट। यू ऑलवेज टेक टू रीडिंग्स, यू डोंट टेक जस्ट वन रीडिंग। आप ये नहीं कहते कि बस ये की थी बस हो गई, नहीं, आप फाइनल लेते हैं, आप इनिशियल लेते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर आप निकालते हैं कि यार मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है मेरा जो एरर। सो नॉट जस्ट गोइंग टू टेक इट एज वंस, ये नहीं कहेंगे आप बस अच्छा ठीक है ये मैंने 0.05 लिया और इसको मैंने रख के जो है वो नीचे डिवाइड मार दिया किस चीज से, इससे 22.45। ठीक है, मैंने 22.45 से जो है वो डिवाइड मार दिया, ये नहीं करेंगे, राइट। यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, बिकॉज एक दफा 0.05 का एरर आपने किया है while measuring the initial, और एक दफा आपने 0.05 का एरर किया है while measuring the final। ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 इंटू 0.05 divided by 22.45 into 100। The answer is working out to be 8.44%। ठीक है, 2 into 0.05 divided by 22.45 into 100। अच्छा, also I don't need to convert in this step because सेंटीमीटर क्यूब है, ये ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब है नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी अनसर्टेनिटी होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, तो यू डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन। सो द आंसर वी आर गेटिंग इज अ 0.44%। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह फिर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स आई विल बी मीटिंग यू विद रिडॉक्स टाइट्रेशन इंशाल्लाह, और उसमें भी जो है वो हम नई नई चीजें सीखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।